नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी राजनीति शास्त्र प्रीवियस पेपर 2001 का जो पेपर था उसे आज हम लोग हल करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, यदि आपको नोट्स चाहिए टीजीटी राजनीति शास्त्र और जियोग्राफी का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको इससे संबंधित सारे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये प्रीवियस पेपर 2001 है फ्रेंड्स, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें इतने आसान प्रश्न नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कुछ इस तरह के प्रश्न इसमें से मिल जाएं, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा आपको बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आपको जो इंटरव्यू था उसे हटा दिया गया है, इसलिए पेपर को थोड़ा कठिन बनाया जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो यही होंगे। जो पेपर का प्रश्न होगा इन्हीं के आगे पीछे घूमता हुआ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को चेक करिए कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि पिछले पेपर के भी जो जितने सारे पेपर हुए होते हैं उनसे लगभग 10-15% प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी राजनीति शास्त्र का जो प्रीवियस पेपर 2001 है उसे आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हल करते हैं प्रीवियस पेपर 2001 का। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? फ्रेंड्स, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? ये किसने कहा था? हमारा पहला ऑप्शन है लास्की, दूसरा गार्नर, तीसरा सेबाइन, चौथा माउंटबेटन। तो फ्रेंड्स, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? ठीक है फ्रेंड्स, ये कहा था हमारे जो गार्नर महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत क्या है? राज्य है। यानी ऑप्शन जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था? अगला प्रश्न ये है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? पहला, गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षात्मक, या दूसरा गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, तीसरा गणतंत्रीय संघीय संसदीय, चौथा गणतंत्रीय एकात्मक अध्यक्षात्मक। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो 3 है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्रीय संघीय संसदीय। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। दबाव समूहों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, धर्म की रक्षा करना। तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? फ्रेंड्स, इसी तरह के प्रश्न हमारे 2001 के जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें राजनीति शास्त्र का यही हमारे सारे प्रश्न आए हुए थे। आइए प्रश्न नंबर 4 का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन 1 है सभापति राज्यसभा, 2 है अध्यक्ष लोकसभा, 3 है राष्ट्रपति और चौथा है विरोधी दल का नेता। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं, जो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस पे मैं आपको एक प्रश्न कमेंट में भी करूंगा इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2,
यानी कि अध्यक्ष लोकसभा। तो संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है? अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वे हमारे संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है उसे जो बुलाने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? फ्रेंड्स, मैंने इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 1 केंद्रीय गृह मंत्री, 2 संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। तो संघीय लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? फ्रेंड्स, जो हमारे जो ये राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ये संघीय लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? 1 बीपी सिंह, 2 चंद्रशेखर, 3 मोरारजी देसाई, चौथा चरण सिंह। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि भारत में जो प्रथम कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, जो राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन कराता है? मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर या मुख्य सचिव। तो फ्रेंड्स, जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं ये राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन हमारा जो 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल की शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में जिले में जो पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम कराता है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या मुख्य मंत्री। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा जिलाधीश, यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? जो मुख्य हमारे लेखा अधिकारी होते हैं इन चारों ऑप्शनों में से किसकी जांच नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है राज्य सरकार की, दूसरा है केंद्रीय सरकार की, तीसरा नगर निगम, चौथा सरकारी उद्योग की। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या होगा? नगर निगम जो है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य लेखा अधिकारी जो होते हैं ये नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, गोपनीयता। तो निम्न में से यानी चारों ऑप्शन में से नौकरशाही की क्या विशेषता इनमें से नहीं है? प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 3। ठीक है, अक्षमता, अस्थायित्व, तटस्थता, गोपनीयता ये क्या है? नौकरशाही की विशेषता है, लेकिन अक्षमता जो है ये नहीं है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सबका। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं जो उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद जो होता है फ्रेंड्स हमारा ये धनवानों का हित चाहता है। किसका हित चाहता है? धनवानों का हित चाहता है, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो उदारवाद क्या है? उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण करने, कोई व्यापार या व्यवसाय करने, अपनी संपत्ति को रखने तथा बेचने आदि की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिसमें पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर 11 से कुछ जानकारी अलग से थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न हमारा है, फांसीवाद विश्वास करता है, जो फांसीवाद है वो हमारा किस में विश्वास करता है? राज्य दल का श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या राज्य और दल एक ही हैं। तो फांसीवाद किस में विश्वास करता है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राज्य दल का श्रेष्ठ है। यानी जो फांसीवाद है वो विश्वास करता है कि राज्य दल का श्रेष्ठ है, यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? जो भाषण की स्वतंत्रता होती है हमारी किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र, वर्गतंत्र। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, यानी जो लोकतंत्र है यह हमारा क्या करता है? भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या करता है? इसमें क्या होती है? आवश्यक होती है। भाषण की स्वतंत्रता में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? लोकतंत्र की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू, जे.एस. मिल। तो कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था इन चारों ऑप्शनों में से? प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू, यानी थर्ड ऑप्शन। ये क्या थे? हमारे कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक माने जाते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शन में से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2, यानी कि 2 बार। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो संसद की बैठक साल में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या द्विदलीय? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 का 4 ऑप्शन, द्विदलीय। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, इसलिए प्रश्नों का मैं केवल आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। आप अपने आंसर को चेक करिए कि आपका आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यानी प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या द्विदलीय? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 हमारा है जो द्विदलीय, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। नागरिक शास्त्र के अध्ययन के लिए मुख्य विषय क्या होना चाहिए? नागरिकता, पंचायती राज, राज्य या नगर निगम? तो फ्रेंड्स नागरिक शास्त्र के अध्ययन के लिए मुख्य विषय जो हमारा है वह राज्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाया गया, ये किसका सुझाव था? के संथानम समिति का, या बलवंत राय मेहता समिति का, या अशोक मेहता समिति का, या संविधान प्रारूप समिति का? तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अशोक मेहता समिति का। किसका? अशोक मेहता समिति का, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था को
त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से उसका आंसर छुपा हुआ है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसके हैं? प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है प्रश्न की जो सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का क्या करते हैं? आदर करते हैं, लेकिन कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने आप को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं मान सकता। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, आपके लिए 4 विकल्प हैं। वो 4 विकल्प क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, या केटी साके, या दामोदर स्वरूप सेठ के। तो फ्रेंड्स ये किसका कथन था कि प्रश्न को देख लेते हैं कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसने दिया था फ्रेंड्स? ठीक है, एक बार आप फिर से देख लिए। थोड़े समय के लिए मैं आपको स्क्रीन पे ये प्रश्न छोड़ दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 19। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने प्रश्न को भली भांति से पढ़ लिया होगा। इसका राइट आंसर भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या है? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के ये कथन थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? जो भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, किस योजना के अंतर्गत हुआ था? पहला मंत्रिमंडल मिशन, दूसरा बेवल योजना, तीसरा राजगोपालाचारी योजना, चौथा शिमला सम्मेलन। तो भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 मंत्रिमंडल मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। ऐसा इस संविधान सभा में मंत्रिमंडल का जो मिशन है उसमें कहा गया था। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, या कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स जो हमारे राजनीति शास्त्र के पिता कहे जाते हैं वे हमारे चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नहीं सॉरी, अरस्तु को कहा जाता है फ्रेंड्स। थोड़ी सी गलती हो गई फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता हमारे अरस्तु, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? देखिए अब राज्य की बात आ रही है फ्रेंड्स। उस प्राचीन समय में जब राज्य की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय राज्य किसे कहा गया था? देखिए आपको पता होना चाहिए। आपके लिए 4 ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए दिया, तो बताएं कि राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोग सोचते होंगे कि जैसे भारत में यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार ये राज्य हैं, तो ये हमारे राज्य उस समय नहीं कहे जाते थे। हमारे राज्य उस समय वो कहा जाते थे जो एक नेशन होता था, एक राष्ट्र होता था। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ये हमारे राज्य कहे जाते थे। तो इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा राज्य नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारा जो देखिए बांग्लादेश एक देश है, एक राष्ट्र है, तो ये भी क्या हमारा राज्य हो गया। नेपाल भी हो गया, श्रीलंका भी हो गया, लेकिन राजस्थान हमारा एक स्टेट है। ठीक है, यानी कि
ये भारत का एक अंग है, तो इसे हम लोग राज्य नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है, क्या है? भूभाग, जनता, सर्वोच्चता या राष्ट्रीयता। तो फ्रेंड्स, राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक तत्व हमारे क्या हैं? देखिए, आवश्यक तत्व तो राज्य के 4 हैं, लेकिन इनमें से क्या होने चाहिए? आपके लिए ऑप्शन दिया है, जो सर्वोच्च तत्व है उसके 4 हैं, लेकिन सर्वोच्च तत्व क्या होने चाहिए? प्रश्न नंबर 23। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग टिक कर दिए होंगे सर्वोच्च सत्ता पे, यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि राज्य के जो 4 तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। कमेंट करके एक बार ज़रूर से आप लोग बताएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है? दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत या विकासकारी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति का सही सिद्धांत क्या है? प्रश्न नंबर 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा विकासकारी सिद्धांत। ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है, ऑप्शन 4 विकासकारी सिद्धांत। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 जनता या 4 संसद में। जो लोकप्रिय संप्रभुता होती है, इन चारों ऑप्शन में से किस में निहित होती है? प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभी लोग जानते होंगे कि जो जनता है, यही लोकप्रिय संप्रभुता इसी के अंदर क्या होती है? निहित होती है, यानी 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद या व्यक्तिवाद या उदारवाद। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी स्टडी में बार बार कह रहा हूँ कि लगातार कंटिन्यू एकदम जारी रखिए, एकदम आखिरी मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, एकदम लग जाइए। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ज़रूर से वैकेंसी आएगी। थोड़े सा अभी इस समय जो महामारी इसके कारण डिले हो रहा है, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी। अगर तैयारी आपकी रहेगी तो आप अपनी एक सीट ज़रूर हासिल कर लेंगे। अगर तैयारी नहीं हो रहेगी तो आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज से अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यू जारी, एकदम कड़ी मेहनत के साथ करिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2 बहुलवाद, ठीक है। जो बहुलवाद था ये हमारा क्या था? ये एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी था, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, लेवियाथन के लेखक हैं। लेवियाथन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? अरस्तु, मैकियावेली होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन मैकियावेली है इसमें टाइपिंग में, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तीसरा ऑप्शन है हॉब्स, चौथा बोदा। तो फ्रेंड्स बताएं, लेवियाथन के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 27। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा हॉब्स, ठीक है। लेवियाथन के लेखक हमारे हॉब्स महोदय हैं, यानी 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पॉलिटिकल जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें पॉलिटिकल में लिखी गई हैं, इनके सारे नोट्स में बना के आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर ज़रूर से प्रोवाइड आप लोगों को करा दूंगा। फ्रेंड्स, अभी हमारे कॉलेज पे थोड़ी बताएं कि बिजी मैं चल रहा हूँ, एग्ज़ाम चल रहा है, 1 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा फ्रेंड्स। बाकी एग्ज़ाम जो थे वो ज़िले पे चले गए हैं, ज़िले के जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज उस पर चले गए हैं, इसलिए मैं 1 तारीख के बाद थोड़ा खाली हो जाऊँगा, जिस पे आप लोगों को जो नोट्स है समय से और प्रैक्टिस सेट समय से मैं उपलब्ध करा पाऊँगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न करा, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? हॉब्स ने, हीगल ने, रूसो ने, महात्मा गांधी ने।
बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। तो फ्रेंड्स, सामान्य इच्छा का जो प्रतिपादन किया था हमारे रूसो महोदय ने किया था। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? ठीक है, किसकी इच्छा से राज्य की स्थापना हुई? जनता की इच्छा से। ठीक है, किससे? शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत से, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, इनमें से किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? यानी आपके पास 4 सिद्धांत हैं। इन चारों सिद्धांतों में से किसके अनुसार जो राज्य की इच्छा है जनता की इच्छा से हुई है? ठीक है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या था हमारा एक बार फिर। शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इनमें से किसी से भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 29 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से क्या हुई है? हमारी राज्य की स्थापना हुई है, ये जनता की इच्छा से हुई है। ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, मैंने शायद आप लोगों को कथन के रूप में ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि स्वनिर्णय का सिद्धांत जो है वह दुधारी तलवार है। क्या है? दुधारी तलवार है, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जे.एस. मिल ने, मैकियावेली ने। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, ये हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने कहा था, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में, हेग में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये हमारा हेग में स्थित है। कहाँ है? हेग में है, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सन 1919 में ईस्वी में, सन 1945 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में, या सन 1935 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 2, सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई थी? सन 1945 ईस्वी में। इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री होते हैं उनके जो उनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, या 12 वर्ष का? तो फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री होते हैं उनके जो कार्यकाल होते हैं 10 वर्ष के होते हैं। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों ने टिक कर दिया होगा प्रश्न को देखते ही एकदम। आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इनके सारे ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, या M.N. राय ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, यानी ऑप्शन 1 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो 2001 का पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें पॉलिटिकल साइंस के 36 प्रश्न लिए गए थे, और जो आपका जो 4 प्रश्न होते हैं जो स्टार्टिंग के होते हैं उनमें से भी एक प्रश्न थे, यानी 37 प्रश्न टोटल थे। आइए देख लेते हैं 36वां प्रश्न क्या था हमारा।
स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, या प्रांतीय स्वशासन, या काउंसिल प्रवेश, या बंगाल विभाजन? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं जो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था। प्रश्न नंबर 36। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, काउंसिल प्रवेश। स्वराज दल की मुख्य स्थापना का मुख्य मुद्दा था कि काउंसिल में प्रवेश लिया जाए, यानी ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 36 तक किया था, और एक जो सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन होता है उसमें से हम लोगों ने एक प्रश्न को हल किया, यानी टोटल 36 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। किस ईयर का ये पेपर था फ्रेंड्स? 2001 का। सोशल साइंस का ये पॉलिटिकल साइंस ग्रुप का पेपर था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे फ्रेंड्स अभी तक एक बार मैं आप लोगों को फिर से कह दूं कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिससे आप लोगों को फ्री में नोट्स आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। तब अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।